हेलो डॉक्टर मयंक, हाउ आर यू ब्रो? Hello, Bro Service. I am fine. And you? लाइक टिट। Oh, please sit. यस ब्रो। यार मयंक, तुमने तो गजब के ठाट बना रखे हैं। ये 7 मंजिला वर्ल्ड लेवल डिस्पेंसरी, डॉक्टर्स नर्सेज की फौज, ऑल इंग्लैंड में फेमस हो चुके हो। आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रो। आखिर क्यों नहीं, तुम्हारा लंगोटिया यार हूँ। इस एम्पायर को खड़ा करने में मैंने 15 ईयर्स दिए हैं। यह मेरे स्वयं की मेहनत है। बहुत खूब डॉक्टर साहब। अच्छा बताइए, आप अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो मुझे ही जाता है। मुझे लगता है कि आपको साइकाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। क्या बात है ब्रो, साइकाटिस्ट जोक किए जा रहे हो? जहाँ तक मैंने सुना है कि पुत्र में पिता का डीएनए होता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए के अनुपात में कितने प्रतिशत आनुवंशिकता पाई जाती है? तकरीबन 70%। अरे इंटेलिजेंट ब्रो, तो तुम ये क्यों समझ बैठे कि यहाँ जो कुछ भी है वह तेरा? आई थिंक यू आर 45 ईयर्स ओल्ड नाउ, राइट? यस। इनमें से तेरे द्वारा बनाए गए कैरियर के 15 ईयर्स माइनस कर दिए जावें तो 30 ईयर्स तक तेरे डेवलपमेंट में तेरे पूज्य पिताजी का हाथ है। यारा, मुझे लगता है कि तेरा जो कैरियर है, इसकी नींव की ईंट में तेरे पिताजी ही हैं। अरे रहने दे यार, यदि मेरे बाबूजी की कृपा रहती तो मैं इंडिया में कहीं सब्जी भाजी बेच रहा होता। आलू ले लो, बैगन ले लो, मूली ले लो, इस तरह। तू माने या ना माने, पर तेरे माता पिता के आशीर्वाद की घनी छाया में ही तुम अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए हो। अरे यार सर्विस, छोड़ो ना। नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है, तुम विद फैमिली आना ज़रूर। ओके ब्रो, मैं ज़रूर आऊँगा। दूसरे दृश्य में दीनबंधु वृद्धाश्रम है, जहां के हॉल में कामता प्रसाद अपने बेटे का जन्मदिवस मना रहे हैं। इस दृश्य में वृद्धाश्रम का हॉल है, जहां एक चित्र रखा हुआ है। 2 बुजुर्ग और कामता प्रसाद उस चित्र के सामने जन्मदिवस का गीत गाते गाते अचानक रो पड़ते हैं। अब आगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मयंक, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ भैया, ऐसे रोते नहीं हैं। आज आपके बेटे मयंक का जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर रोते नहीं, खुश होते हैं। हाँ बहन, ये तो खुशी का पल है। चलो खुशी मनाएं। एक गीत तुम गाओ, एक गीत हम गाएं। एक गीत तुम गाओ, एक गीत हम गाएं। एक गीत तुम गाओ, एक गीत हम गाएं। यहाँ गीत गाते गाते कामता प्रसाद पुरानी यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि उसके पुत्र के जन्म के 1 माह बाद ही कैंसर के कारण धर्मपत्नी शांति देवी का निधन हो जाता है। तब सांत्वना देने रिश्ते नातेदार, पास पड़ोसी एक एक कर उनके घर बैठने आ जा रहे थे। चंपक, जो कामता प्रसाद के मित्र हैं, और रेवती देवी, जो कामता प्रसाद की बड़ी बहन है, उन्हें सांत्वना देते हुए बोलते हैं। अब आगे। भाई कामता प्रसाद, देखो जो गया सो गया, वह अब जाने वाला लौट कर आने वाला नहीं है। ना ही आपके रोने से और ना ही आपका पछतावा करने से। एक दिन तो सभी को जाना है, किसी को आगे तो किसी को पीछे। हमारे हाथ में रह जाता है तो सिर्फ कर्तव्य, जिसका निर्वाह हमें जीवन भर करना है। भाई साहब, मुझे पता है कि जीवन साथी की कमी कितनी खलती है। आपके और शांति के बीच अपार स्नेह था। वह तो आपके सुख दुख की संगिनी थी, वह तो छोड़कर चली गई।
लेकिन जाते जाते वह आपको भी जिम्मेदारी देकर गई है। इस प्रकार शोक में डूबे रहोगे तो नन्ही सी जान मयंक पर ध्यान नहीं दे पाओगे। ऐसे में तो तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? अपने बेटे को पालने में लिटाकर कामता प्रसाद भोजन पकाने की तैयारी करता है। उसी समय नन्हा शिशु मयंक एकाकी होने से रोने लगता है। अपने शिशु का रुदन सुनते ही कामता प्रसाद अपना काम उसी स्थिति में छोड़ देता है और नौनिहाल मयंक को लेकर अपने घर में उसे दुलारते हुए उसे लोरी गाकर सुनाने लगता है। अब आगे। ओ मेरा प्याला बेटा, अले मेरा प्याला बेटा, मत लो, तेरे पिता यही है, मैं आ गया। देखो 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 वो चंदा मामा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मयंक बड़ा हो जाता है। वह पठन पाठन में उत्तम था। उसने प्री मेडिकल टेस्ट भी दिया, लेकिन भारत में मेडिकल कॉलेज में डोनेशन की मोटी रकम के लिए उसके पिता के पास इतना रुपया नहीं था। इस बात को लेकर मयंक घर के अंदर अपने कमरे में नाराज और निराश बैठा था। तभी पड़ोस में रहने वाले चंपक चाचा और कामता प्रसाद की बहन रेवती बुआ का प्रवेश होता है। अब आगे। भाई कामता प्रसाद। कौन? जी आता हूँ। अरे दीदी आप, प्रणाम। भैया खुश रहो। चंपक भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई कामता प्रसाद, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि बेटे मयंक ने प्री मेडिकल टेस्ट फर्स्ट रैंक में निकाला है। अब तो वह डॉक्टर बनेगा। बड़ी खुशी की बात है। हाँ भाई, आप सबका आशीर्वाद है। भाई कामता प्रसाद, दरअसल बात ये है कि चंपक की बेटी ने यूपीएससी पास कर ली है। चंपक जी चाहते हैं कि उनकी बेटी शीला और मयंक का लग्न हो जाए। ये तो खुशी की बात है। जब मयंक और शीला बच्चे थे तभी मैंने और चंपक ने तय किया था कि जब बच्चे बड़े होंगे तो हम उनका लग्न करेंगे। मुझे लगता है कि ये खुशखबरी मयंक को भी सुना दी जाए। बेटा मयंक, बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। जी बाबूजी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, देखो चंपक चाचा और बुआ आई हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं सब सुन रहा था। बेटा मयंक, कुछ नाराज नजर आ रहे हो। मैं नाराज क्यों ना रहूं? मेरा नाराज होना बनता है। क्या हुआ बेटा? तू तो अब डॉक्टर बनेगा।
अरे मुझे तो आज अपनी किस्मत पर पछतावा हो रहा है कि किन कंगालों के घर में पैदा हुआ। यदि आज मेरे पास 20 लाख रुपए होते तो मेरा एडमिशन किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में हो जाता, लेकिन मेरा बाप इतना भी नहीं कर सका। मैं विदेश जाकर पढ़ सकता, इतना भी नहीं कर सके। इसके बाद मेरी नाराज़गी जायज़ नहीं। बेटा मयंक, तेरे पिता एक गरीब ईमानदार व्यक्ति हैं। उसने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तुम्हारी छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा किया, स्वयं भूखा रहा, लेकिन तेरे टिफ़िन का स्तर कभी कम नहीं होने दी। फटी बंडी पहनी पर तुझे सूट बूट में रखा। उसके आंसू तो निकले पर उसने अपने आंसू तुम्हें कभी दिखाए नहीं। और आज तुम उसी पिता से कहते हो कि उन्होंने आज तक तुम्हारे लिए क्या किया। बेटा ये ठीक नहीं है। अरे रहने दीजिए प्रवचन, खूब सुने हैं। अपने बेटे के लिए कौन पिता नहीं करता। इन्होंने किया क्योंकि इनका कर्तव्य था, लेकिन आज तो वो भी अधूरा रह गया। इसलिए तो मुझे इस बात का दुख है कि मैं ऐसी पिता की संतान हूँ जो अपने बेटे का कैरियर तक नहीं बना पाए। शाबाश बेटा, ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छे। मुझे तो तुम्हें अपना भतीजा कहने में भी शर्म आ रही है। चुप रहिए रेवती देवी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता की बहन हैं। मेरी शादी के लिए आप जो ऐसे ऐरा गहरा नत्थु गहरा जैसे के रिश्ते लाई हैं, उसकी बेटी का लगन आप अपने बेटे से करा देना। मैं तो सेठ चमनलाल की बेटी लिली से ही शादी करूंगा। सेठ जी को मेरा और लिली का रिश्ता ही मंजूर है, और वो मुझे डॉक्टरी के लिए लंदन भेजने भी तैयार हैं, जहां मैं अपना करियर बना सकूंगा और इन भकमंगों से भी दूर रहूंगा। ऐसी औलाद से तो निपूता भला, जा बना ले अपना कैरियर। अरे हाँ, जा रहा हूँ, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। भाई कामता, शांत हो जाओ। मयंक अभी नादान है, ये उबलते खून पर संगति का जुनून है। जैसे ही ये बुखार उतरेगा तेरा बेटा वापस लौट आएगा। कामता भाई, मैंने पहले ही समझाया था, लेकिन आप माने नहीं। अपने बेटे को महंगी स्कूल में पढ़ाना, उनकी हर एक इच्छा पूरी करना, यह गलत नहीं है, परंतु गलत ये है कि हम उनकी बाहरी दिनचर्या, उनकी संगति और उसके पर्यावरण पर ध्यान ना दें। हम अपने बेटे का नाम स्कूल में तो लिखवा देते हैं और समझते हैं कि फीस भरते रहने से ही हमारा काम पूर्ण हुआ, पर ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपका ध्येय और शिक्षक की इच्छा बालक के सर्वांगीण विकास की है, लेकिन हमारा फर्ज यह भी बनता है कि हम पता लगाएं कि हमारा बच्चा कैसी संगति में है, उसकी मित्र मंडली कैसी है, वह क्या सोचने लगा है, उसे कैसा पर्यावरण मिला है। समय समय पर स्कूल जाएं तथा शिक्षकों पर पूर्ण विश्वास के साथ अपने बेटे की गतिविधियों का पता लगाएं। कामता भाई, पढ़ाई कर अच्छे अंक ले आना ही सब कुछ नहीं है। जब तक बालक पढ़ाई के लक्षणों को जीवन का अंग ना बना ले, तब तक उसका पठन पाठन अधूरा ही रहता है। भाई कामता, मैंने इसको लेकर तुम्हें कई बार समझाया था, लेकिन तुम यह कहकर पल्ला झाड़ लेते थे कि नहीं बहन, सब कुछ ठीक है। मेरा मानना है कि संस्कारों के बिना शिक्षा अधूरी है। किसी ने सच ही कहा है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। थप्पड़ खाते ही मयंक घर से निकल जाता है। वहां सेठ चमनलाल मयंक और अपनी इकलौती बेटी लिली का विवाह करा देते हैं। यहाँ लिली और मयंक पिछले 15 सालों से लंदन में बसे हुए हैं और यहाँ और वहाँ कामता प्रसाद मयंक के जन्म दिवस पर पुरानी यादों में खोया हुआ है। अब आगे। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मेरे लिए तो बेटा है भी और नहीं भी। मैंने उसे क्रोधवश एक थप्पड़ क्या लगा दिया। वह मेरे जीवन का सारा लाड़ दुलार ही भूल गया। लोग कहते हैं बेटा कुल का दीपक है। इस दीपक को पाने के लिए मैंने ना जाने कितने मंदिर पूजे, कितनी मज़ारों पर चादरें चढ़ाईं, कितने चर्च में कैंडलें जलाईं,
अपना पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया। जब काबिल बना तो परदेश चला गया। कहने को तो डॉक्टर बन गया, लेकिन पिता के दुखी हृदय का इलाज नहीं कर पाया। भैया कामता प्रसाद, तुम यहाँ रोते रहो। उसे तुम्हारे पितृ हृदय की करुणामयी पुकार लंदन में नहीं सुनाई देगी। तुम्हारे रोने से मयंक किसी भी प्रकार वापस नहीं आएगा। मेरी मान, ऐसा कर, तू अपने बेटे को एक और पत्र भेज। आखिर तेरा ही रक्त है। मेरा दिल कहता है उसे तुझसे मिलने आना ही होगा। दूसरी तरफ लंदन में मयंक की कॉटेज पर भी बर्थडे पार्टी का आयोजन चल रहा है, जिसमें मयंक के परिवार एवं अन्य मित्रगण शामिल हैं। अब आगे। हो बल्ले बल्ले हो शावा शावा, हो बल्ले बल्ले हो शावा शावा, हो बल्ले बल्ले हो शावा शावा। ओ यार लाले दी जा जन्मदिन दी मुबारक। हाँ थैंक्स ब्रो। पड़ जाए नू नीलांदा तैनू। ओ यारा पर जाइनू किट्टी सिट्टी दे पुरसत मुरसत मिले तो मेरे नाल हो। अरे यारा ये लंदन है, मैनू भी ऐस करन दे और तू भी ऐस कर। चंगी पार्टी दिस है तेनू। यस ब्रो, एंजॉय द पार्टी। हाय मयंक, हैप्पी वाला बर्थडे टू यू ब्रो। थैंक्स यार, प्लीज़ कम एंड एंजॉय द पार्टी। मयंक, क्या इंडिया से भी कोई आया है? यस ब्रो, माय डियर फादर इन लॉ एंड हिज फैमिली एंड सम इंडियन फ्रेंड्स। और बाबूजी? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो आ पाते? एक बार बुलाया तो होता। खैर, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 6 मंथ पहले ही इंडिया होकर आया हूं। मेरा तो इंडिया जाने का कभी मन ही नहीं हुआ। क्यों भाई, आखिर है तो हमारा ही देश। मेरी मानो तो भारत धरती का एक ऐसा हिस्सा है जहां हमारे जैसे प्रोफेशनल्स अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पाते। देखो, तुमने भी इंजीनियरिंग की है, लंदन में अपना कैरियर बना रहे हो। ओके, चलो छोड़ो, रात बहुत हो गई है, अब चलते हैं, केक कटिंग हो जाए। HAPPY बर्थडे 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 HAPPY बर्थडे 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 HAPPY बर्थडे 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 HAPPY बर्थडे बर्थडे बर्थडे। ये मेरी अदा है, ये मेरा है स्टाइल, ये मेरी अदा है, ये मेरा है स्टाइल। जो सरप्राइज हो गए हो तुम, now don't growl, just smile. Happy birthday to you, happy birthday to you. नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। हाँ है सेलिब्रेशन, नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चंद को बोलो तेरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चंद को बोलो तेरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। ओहो दिन फटाफट टिंगी पापा, दम दम डुकुर डुकुर, दम दम डुकुर डुकुर, दम दम डुकुर डुकुर, दिन फटाफट टिंगी पापा। जन्मदिन की पार्टी के 3-4 दिन के बाद ही मयंक सपरिवार व अपने मित्र सर्वेश के साथ
अपने ही कॉटेज के बाहर टी टाइम पर गार्डन में बैठे हैं। मयंक मित्र सर्वेश को रात का स्वप्न सुनाता है। अब आगे। ब्रो यार सर्वेश, कहो। लास्ट नाइट मुझे एक डरावना सा सपना आया। क्या हुआ? क्या तेरी कोई डेड बॉडी भाग खड़ी हुई? बस तुझे तो मजाक ही सूझता है, कभी मेरी बात को गंभीरता से भी लिया कर। हालांकि तू गंभीरता वाली चीज तो नहीं है, फिर भी तू कहता है तो ले लेता हूँ। चलो बकू। हाँ तो सुनो, रात में मैं गहरी नींद में था और मुझे सपना आया कि एक घने भयावह जंगल में एक बुजुर्ग यहाँ से वहाँ भागे जा रहा था। और फिर? वह भागते भागते एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और सहायता के लिए आवाज लगाता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में एक नौजवान युवक एक सुंदर सी युवती के साथ कुएं के पास आते हैं। उस बुजुर्ग को देखकर वे दोनों मुस्कुराते हैं और उसे बाहर निकाले बिना ही वहाँ से चले आते हैं। फिर वह खड्डे के बाहर कैसे निकलता है? फिर जैसे तैसे वे बुजुर्ग खड्डे से बाहर निकल आता है। खड्डे के बाहर उसे एक आईना नजर आता है। जैसे वह बुजुर्ग उस आईने को देखता है तो दूसरी तरफ मैं नजर आता हूँ। मेरी चीख निकल आती है और मैं चौंक जाता हूँ और नींद से जाग जाता हूँ। सर, लेटर फॉर यू, प्लीज टेक इट। यहाँ मयंक सर्विस से अपने स्वप्नों को लेकर बात कर ही रहा होता है कि डोरबेल के साथ एक सर्वेंट अंदर आकर मयंक को लेटर देता है। मयंक लेटर लेकर उसे देखता है और कचरे में फेंक देता है, परंतु सर्विस उस लेटर को उठा लेता है जिसे पढ़ने लगता है। लेटर में एक पिता की भावुक पुकार सुनाई देती है। अब आगे। प्रिय पुत्र मयंक, सदा सुखी रहो। बेटा, मैं तेरा दुखियार पिता कामता प्रसाद तुम्हें पहले भी 50 पत्र लिख चुका हूँ, पर आज तक तेरा कोई जवाब नहीं आया। तुम्हें लंदन गए 15 वर्ष हो गए हैं, ना स्वयं आए न तुम्हारा पत्र आया। यह मेरा अंतिम पत्र है। तेरा पिता होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि एक बार तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा पिता बहुत बीमार हूँ और बेवजह तुम्हें याद करता रहता हूँ। मैंने अपने मन को बहुत समझाया कि पगले, तेरा बेटा अपना सपना पूरा कर रहा है, तू उसे भूल जा। पर पिता का हृदय है कि किसी बात को मानता नहीं। यदि पत्र मिले तो एक जवाब देना, हो सके तो मुझे एक बार अपना चेहरा दिखा देना। मैं सुकून से जी ना सका, पर सुकून से मर तो जाऊंगा। एक मजबूर पिता की करुणा भरी पुकार को अंतिम बार सुन ले। बेटा, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। तेरा पिता कामता प्रसाद। What the rubbish! Emotional cheaters! No, it is not like that. I know कामता अंकल। मयंक, भाभी की तो छोड़, तू तो अपने पिताजी को जानता है। काका जी जब तक अति मजबूर नहीं होते तब तक अपनी बात नहीं रखते हैं। उन्हें इसी बात से खुशी मिलती है कि उनका बेटा जहाँ भी रहे खुश रहे। अरे यार सर्वेश, जितना तुम मेरे जन्मदाता को जानते हो उससे कहीं अधिक मैं अपने डैडी को जानता हूँ। वह मुझे हमेशा ब्लैकमेल करते थे और अपनी काम बनवा लेते थे। जहाँ तक मुझे पता है कि अंकल ने तुम्हें किन परिस्थितियों में पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुँचाया है। तुम्हें एक बार अपनी मंजिल मिली, फिर मुड़कर अपने माता पिता को कभी नहीं देखा। शादी भी मर्जी से की। अंकल को तो ये भी पता नहीं होगा कि उनकी बहू कैसी है, पोता पोती हैं भी या नहीं, और यदि हैं तो कैसे हैं। तुम्हें पता है कि लिली के फादर बिजनेसमैन है। उनका बिजनेस के चक्कर में इंडिया से आना जाना होता रहता है। एक बार लिली के फादर से कहकर लंदन की टिकट भी भिजवाया था, पर उन्हें तो अपने वतन से ही चिपके रहना है। अच्छा मयंक, पत्र पढ़ने के पहले तुमने मुझे एक स्वप्न सुनाया था। हाँ, पर इसका मतलब? स्वप्न में जब तुमने आईने में स्वयं को देखा और डर गए थे। हाँ तो? जो तुम ना समझे मैं समझ गया। क्या समझ गए? यही कि भोर का देखा गया स्वप्न सच होता है।
ये स्वप्न नहीं, शायद तुम्हारे भविष्य की हकीकत है। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में तुम भी किस्मत के खड्डे में गिर जाओ और तुम्हारी औलादें तुम्हारी लाचारी पर हंसें और अपना कैरियर बनाने तुमसे दूर हो जाएं। अरे मित्र, मेरी मान तो कम से कम एक बार इंडिया हुआ। यदि अंकल आना चाहें तो उन्हें ले आना, और यदि ना आना चाहें तो उन्हें अपनी दिल की साफ साफ बता आना, जिससे वे दोबारा पत्र लिखकर तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। तू कहता है तो ठीक है, अगले महीने होली है, हम सब इंडिया चलते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ भारत चलेगा। इंडिया के लिए एक जोकर भी मिल जाएगा। यस ब्रो, यू कैन ऑल्सो गो टू इंडिया। Brother Sarvesh, I have also learned Hindi and Bundelkhandi, your Sagar language. What's the matter, brother? Now there will be a lot of fun when two friends, native and foreign, will sit together. लंदन से वायुयान द्वारा लिली, मंकू, मिंकी, टिंटी, सर्वेश दिल्ली पहुंचते हैं। सभी टैक्सी लेकर एक साथ होटल में पहुंचते हैं। मयंक और उसकी फैमिली तो होटल के रूप में आराम करते हैं, परंतु टिंटी की इच्छा तो भारत भ्रमण की थी और यहाँ से प्रारंभ होती है मिस्टर टिंटी की भारत दर्शन यात्रा। मिस्टर टिंटी को गाइड के रूप में मिलते हैं सागर के लाल सिंह। लाल सिंह जितना अपने देश से प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम उन्हें अपनी मदर टंग यानी बुंदेलखंडी से है। तो आगे का सीन देखेंगे हम बुंदेली और आंग्ल भाषा के कॉकटेल में। अब आगे हम सर फिरे बिगड़े हुए नवाब हैं, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है। हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। बर्थडे, क्या मैं अंदर आ सकता है? अरे इतना अंदर तो आ चुके हो, और कितना अंदर आओगे? What is your name? My name is Tinty. क्या बोला? चिंटी? No, no, Tinty. ओह टिंटी, अच्छा नाम है। तो आप रख लीजिए। मिस्टर टिंटी, what is your problem? Sir, I have come from London. I want to visit your country. Okay, Mr. Tinty, I will provide you service. Yes, sir जी। Mr. Tinty, this gentleman will take you around the India. Mr. लाल सिंह, साहब को घुमा लाओ। ओके सर जी, मैंने ऐसा घुमाऊंगा, ऐसा घुमाऊंगा, ऐसा घुमाऊंगा कि ये घूमते रह जाएंगे। अब यहाँ से प्रारंभ होती है मिस्टर टिंटी की भारत यात्रा और श्रीमान जी को गाइड के रूप में मिलते हैं सागर के लाल सिंह चड्ढा। Good morning, gentlemen. What is your name? Good day, sir जी। My name is लाल सिंह चड्ढा। But isn't your name a bit strange? Hey man, मुझे तोड़ा तोड़ा हिंदी आता है। अपने नाम का मतलब बताओ। ओह सर जी, My name means Red Horn Underwear. Oh, very funny name, Mr. चड्ढा। क्या तुम मुझे इंडिया घुमाएगा? ओके सर जी, प्लीज कम एंड सिट इन माय टेम्पो। मिस्टर चड्ढा, हमको इंडिया का खाना और फोक डांस पसंद है। डोंट वरी सर जी, आई विल शो यू द डांस एंड फीड यू द फूड ऑफ डिफरेंट स्टेट्स अलोंग द कंट्री फिलोसफी। मिस्टर चड्ढा, चलो चलते हैं। एस सर जी, वी गो। मिस्टर चड्ढा, ये लॉन्ग टावर क्या कहलाता है?
सर जी, इसे कुतुब मीनार कहते हैं। क्या बोला तुमने? कोटिया बीमार कहते हैं? ओह ना सर जी, कुतिया बीमार ना सर जी, कुतुब मीनार। ओह यस, कुतुब मीनार है। सर जी चलें? यस मिस्टर चड्ढा, लेट्स गो। चल हैं। Mr. Chadha, now what happened? सर जी, मेरे टेम्पो के चक्के में खीला ठुस गया। Oh my God, Chadha, पर अब तुम क्या करेगा? रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। सर जी, अब हम लगाएगा जुगाड़। ये जुगाड़ क्या होता है? सर जी, हम तुमको जुगाड़ नहीं बता सकता, उससे हमारे देश का सरकारें चलता है। ओह आई सी। लाल सिंह टेम्पो का टायर लेकर पंचर बनवाने के लिए जाता है। तभी उसे जंगल में अपना एक पुराना मित्र मिलता है जिसका नाम है हरिलाल बंडी। काय लाल सिंह? ओए हरीलाल, इतने दिनों बाद मिले हैं अपन, मजा आ गया। ओए लल्लू के आगो मजा, आगो मजा, आगो मजा। और कहाँ जा रहे थे? चक्का पंचर हो गई जंगल में, जुगाड़ लगवा भी जा रहे। रोजा हम लगा थे। कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। अरे तुक्का मार कोई या कोई तीर मार, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। सर जी, जंगल हरा होगा हो तो आ जाओ, जुगाड़ लग गई है। नो नो मिस्टर चड्ढा, हम जंगल ग्रीन नहीं कर रहा है, ब्यूटीफुल इंडिया देख रहा था। भज्जा हरीलाल, जे यहाँ हमारे सर जी लंदन से आए हैं। गुड डे सर जी, माई सेल्फ हरीलाल बंदी। इसका क्या मतलब है? आई मीन ग्रीन रेड वेस्ट। यस गुड मिस्टर ग्रीन रेड, तो ठीक है, अब हम चलें? हमको होली खेलना मांगता है। यस सर जी, चलो आगे चलें। अरे बजा 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 ढोल बजा रे, डफली बजी खंजरी बजी खोल बजा रे। थोड़ी थोड़ी भंग उड़ी, थोड़ा थोड़ा रंग उड़ा, एक ड्रम रोल बजा रे। अच्छा लगा रे, बकरी हंसी बेबी हंसी मुर्गा हंसा रे। थोड़ी थोड़ी भंग उड़ी, थोड़ा थोड़ा रंग उड़ा, एक ड्रम रोल बजा रे। जा 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 जाने
तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया चुनरी पे डाले अमीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे चुनरी पे डाले अमीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महलन में वीरा अवध में होली खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा आपके पाग मुझसे खेलो ना होरी हाँ ना खेला होरी शपथ में उमरिया की थोरी हाय चाचा होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा हिल मिल आवे लोग लुगाई हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महलन में वीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा भैया होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा भैया होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले मेले का उत्सव पूर्ण हुआ। सभी होली के रंग में रंग चुके थे। वहीं दूसरी ओर मयंक और उसकी पत्नी लिली, बेटा मंकू, बेटी मिंकी दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा अपने पैतृक गांव बलदेवगढ़ पहुंचते हैं और अपने उसी घर तक पहुंच जाते हैं जहां उसने बचपन से जवानी तक की यात्रा पूर्ण करी थी। परंतु अब उस घर में तो कोई और रह रहा था। अब आगे। बाबूजी, ओ बाबूजी। अरे अरे, तुम कौन हो भाई जो सीधा अंदर घुसे आ रहे हो? वो तो सब ठीक है, पर आप कौन है जो मेरे ही घर से निकल रही हो और मुझे ही अंदर आने से रोक रही हो? अरे भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे घर को अपना कहने वाले तुम कौन हो? मैं मयंक हूँ, कामता प्रसाद और शांति देवी की इकलौती संतान। यह घर मेरा है। अच्छा, तो वो कपूत आप हैं जिन्होंने अपने माता पिता को पुश्तैनी घर बेचने पर मजबूर किया था और उनकी सुध-बुध लेना छोड़ लंदन वासी हो गए थे। ऐसे कपूत से तो निपूती भली। पहले तो आप ये बताएं कि आप हैं कौन और व्यर्थ की बकवास किए जा रही हो। महोदय, मेरा नाम सुशीला है। मैं यहाँ के जमींदार की बहू हूँ। मेरे पति गांव के सरपंच हैं और 15 साल पहले तुम्हें लंदन भेजने के लिए तुम्हारे बाबूजी अपना मकान हमें बेच गए। मयंक घर से जा ही रहा था। इतने में सुशीला के पति ग्राम प्रधान ठाकुर बलदेव सिंह का प्रवेश होता है। लो, सरपंच जी भी आ गए। जी नमस्कार, मैं ठाकुर बलदेव सिंह, इस गांव का सरपंच। आप लोग बैठिए, जलपान ग्रहण कीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। अरे बलदेव, अपना बल्लू, मुझे पहचाने नहीं? मैं मयंक, कामता जी का बेटा। अरे मयंक, अबे कहाँ था तू? 15 साल से नजर ही नहीं आया। जब आखिरी बार कामता काका मेरे बापूजी के पास घर बेचने आए थे तो उन्होंने बताया भी था कि तू डॉक्टर बनने लंदन जा रहा है और
तो मैं लंदन भेजने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए ये घर बाबूजी को बेचकर चले गए। हालांकि बाबूजी ने रोका भी था कि कामता घर मत बेच, मुझसे पैसे उधार ले ले, लेकिन कामता काका स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। कहने लगे कि ठाकुर हरदयाल जी, अगर मैं समय पर उधार न चुका पाया तो मेरे स्वाभिमान को ठेस लगेगी और आपका भी विश्वास टूटेगा। 2-4 साल की बात है, फिर मेरा बेटा डॉक्टर बनकर आ ही जाएगा। फिर 4 साल बाद एक दिन काका जी घर पर चाबी लेकर आए। उन्होंने मेरे बाबूजी के हाथों में चाबी रखते हुए कहा कि ठाकुर साहब, यदि मेरा बेटा गांव लौट कर आए तो उससे कह देना कि तेरा पिता इसी आश्रम में होगा, तेरी इच्छा हो तो उसे खोज लेना। इतना कहा और चल दिए। अच्छा मयंक, तू सुना है लंदन में ही है या भारत के किसी हिस्से में डिस्पेंसरी खोल ली है? और काका कहाँ है? क्या तेरे साथ ही है या कहीं और? अभी आप अपनी अपनी कथा बंद कीजिए और पहले जलपान ग्रहण कीजिए। भाई साहब, मुझे यह पता नहीं था कि आप दोनों मित्र हैं। मैंने आपको जो खरी खोटी सुनाई है, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए और पहले जलपान ग्रहण कीजिए। प्रधान जी, आज विट्ठल जी के मंदिर में बारी है तो सभी चल रहे हैं ना? मम्मी हम भी चलेंगे। हाँ बेटा, हम सब चलेंगे। हाँ रमुआ भाई, क्यों नहीं, हम भी आएंगे और मेहमानों को भी साथ लाएंगे। गांव के बाहर विट्ठल जी का एक भव्य मंदिर बनाया गया है। मंदिर में आज बारी पहुंच रही है। इस शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री और अन्य बड़े बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं। अवतरी रंग रूप है विठ्ठल विठ्ठल माऊली भीवरेचे तिरी निज सुख है विठ्ठल विठ्ठल माऊली जुगे जुगे विखे बरी शोभे कर छटावरी करुणावरी आला माझा कानडा कलवारी सावळा माझा राजा माझी विठाई लागो डोळा लागो दे सावराया आली पामरा माझी विठाई होई बाप कधी आई सावराया आली पामरा जानी मनी एक पांडुरंग 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 एक पांडुरंग पांडुरंग गंध लल्लाची कस्तुरी गळा गुंफुनी मंजिरी वैकुंठाचा सावी हरियाला हा पंढरी सावळा हा माझा राजा गजर झाला हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय
पंढरपूरचा सखा करीतो भक्त जनाला सुखी आली संतांची पालखी आली संतांची पालखी श्री ज्ञानोबा माऊली संत तुकोबराया संत नामदेव राया संत एकनाथा संत निवृत्तीनाथा संत सोपान देवा संत मुक्ताबाई संत जनाबाई धन्य कान्हो पात्रा धन्य चंद्रभागा धन्य नामदेव पायरी धन्य गोपाळपूर। बारी में केंद्रीय मंत्री श्री मलखान सिंह भी शामिल होते हैं। बारी के बाद मंत्री जी, प्रधान जी सभी मेहमानों के साथ बैठते हैं, जहां मंत्री जी की मेहमानों से देश की दशा और दिशा को लेकर चर्चा होती है। अब आगे। मेरे मित्रों, आप हैं केंद्रीय मंत्री श्री मलखान सिंह जी। आप भारत सरकार का स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्रालय संभालते हैं। आपने IIT ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक में पास की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के चहेते मंत्रियों में से आप एक हैं। आपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। प्रधान जी, क्या आप अपने मेहमानों का परिचय नहीं कराएंगे? आप हैं डॉक्टर मयंक फ्रॉम लंदन। आप हैं मिस्टर सर्वेश, इंजीनियर फ्रॉम लंदन। क्या बात है महोदय, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप NRI हैं या आपकी पीढ़ियाँ लंदन की हैं? मंत्री जी, हम प्रवासी भारतीय हैं। और मयंक जी, आप? हाँ महोदय, मैं भी प्रवासी भारतीय हूँ। अगर आप किसी को ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की नागरिकता लेनी है तो भारतीय को क्या करना होगा? सर, पहली शर्त तो यह है कि आपको इंग्लिश आती हो। दूसरा, स्थायी नागरिकता के लिए पति या पत्नी का बर्थ ब्रिटेन का हो। तीसरी शर्त है कि आप 5 वर्ष पहले ब्रिटेन में रुक चुके हों। चौथी शर्त है कि आप टैक्स पेयर हो। पांचवी शर्त कि आपका पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है। छठी शर्त यह है कि ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों पर कोई विपत्ति आए तो केवल मूल निवासी का प्रथम सहायता पर बल दिया जाएगा। प्रवासियों की नागरिकता भी छीनी जा सकती है। अर्थात प्रवासी का काम है कि आप वहाँ रहकर कमाएं और टैक्स भरें, पर सरकार की नज़रों में आप द्वितीय श्रेणी के नागरिक ही रहेंगे। जी सर, लगता तो ऐसा ही है। मेरे भाइयों, यह देश अपने नागरिकों को जीने, रहने, खाने पीना, शिक्षा ग्रहण कर अपना कैरियर बनाने में पूर्ण मदद करता है। सरकारें लाखों रुपया खर्च कर आप पढ़ा लिखा कर आपको प्रोफेशनल बना रही हैं और आप लोग लंदन, अमेरिका, जर्मन, स्विट्जरलैंड, कनाडा जैसे देशों में जाकर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। मैं मानता हूँ कि विकसित देशों में हमारे प्रवासी भारतीय अच्छा पैसा कमा लेते हैं, परंतु कहलाते तो दोयम दर्ज के नागरिक ही हैं। इस देश ने आपको क्या नहीं दिया, लेकिन आप प्रवासी भारतीयों ने अपने देश की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मेरे भाइयों, मुझे आपकी तरक्की से कोई बैर नहीं, परंतु जो देश हमें कुछ देता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि देश के लिए कुछ करें। मंत्री जी, मैं भी अपनी बात रखना चाहूँगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि मुझे असेंबली ऑफ पार्लियामेंट में बोलने का अवसर प्रदान किया जाए। मैं इस देश की सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो ठीक है महोदय जी, मैं सरकार की तरफ से आज यह घोषणा करता हूँ कि अगले सप्ताह आप सदन में पधारेंगे और शीतकालीन सत्र में अपना प्रश्न रख सकते हैं। सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा। अब मिस्टर टिंटी भारत भ्रमण करते हुए पहुंच जाते हैं मरुभूमि राजस्थान और वहां एक ढाबे पर रुकते हैं। अब आगे। केसरिया बालम आवोनी वधारोनी मारे देश रे। लो सर जी, आ गयो आपनो राजस्थान।
Whoa, wow, this is very lovely place. What is the main dish of Rajasthan? सर जी, हमारे राजस्थान की खास डिश है दाल बाटी चूरमा, खाने वाले सूरमा। हरिलाल, हमको ये बात समझ नहीं आता है कि यहाँ वाटर का कितना प्रॉब्लम है, फिर भी यहाँ का मैन लोग टॉयलेट में कितना सारा वाटर यूज करता है। इट्स अ वेस्ट ऑफ वाटर। हमारी यहाँ हम लोग टिश्यू यूज करता है जिससे वाटर का कम वेस्टेज हो सके। क्या आपने कभी दाल बाटी चूरमा खाओ है? नो मैन, नेवर, कभी नहीं खाया है। ओ छोटू, 3 प्लेट दाल बाटी। हाँ जी पावड़े, अभी लावत है। हरिलाल, मेरे को नींद आता है, मुझे अब सोना है। ओके सर जी, यू स्लीप। भाई हरीलाल, का तुम्हें पता है अपने गांव के गोपी सेठ कोमा में चले गए? कहीं नहीं जा सके भैया, बड़े आदमी हैं, कहूँ भी जा सकते हैं। जब अपन के ते भी खूब पैसा आ जाए हैं तो अपन भी कोमा में घूमे चलबू। मनो हमारे टेम्पो से चलियो। हरिलाल। जी सर जी। Where is the toilet? सर जी, आपके पिच्छू। पिच्छू मतलब? सर जी, यूबर बैक साइड। ब्रो हरिलाल। यस सर जी। मेरे को अब पता चला कि इंडियन लोग टॉयलेट में इतना वाटर यूज क्यों करता है। तुम सच कहता था कि दाल बाटी चूरमा खाया तो सूरमा। मिस्टर छड्ढा, ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या करता है? सर जी, ये राजस्थान के नृत्यकार हैं, एक कालबेलिया डांस करते हैं। मिस्टर छड्ढा, क्या हम ये डांस देख सकता? क्यों नहीं पावड़े, अरे यार दे भाई कालबेलिया की टोली को और जमाड़ दे रंग। पधारो भारे दे
आगे भारतीय संसद के उच्च सदन का दृश्य है। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने जा रही है। अंदर अध्यक्ष अपने आसन पर विराजमान है। पार्लियामेंट में पक्ष विपक्ष के नेता हैं। सत्ता पक्ष के साथ प्रधानमंत्री जी हैं। उच्च शिक्षा व कानून मंत्री मलखान सिंह जी अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं। सभापति का आगमन होता है। सभी सांसद खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। अब आगे सभी को नमस्कार। कृपया सभी अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। आगे की कार्रवाई जारी रखी जाए। माननीय सभापति जी, हमारे कुछ प्रवासी भारतीयों ने सरकार से बात करने की इच्छा व्यक्त की है। ये राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा है। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे बात कर चुका हूँ और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि सदन को सीधे उनसे ही बात करना चाहिए। बात जब राष्ट्र और उसकी अस्मिता से जुड़ी हो तो बात होगी और सदन में होगी। यदि आप सभी सहमत हैं तो वोट करें। तो सुनवाई यहीं होगी। मैं सदन का सभापति होने के नाते आप सभी माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि सदन की गरिमा बनाए रखेंगे। मैं चाहता हूं कि विपक्ष के नेता इस विषय पर अपना विचार रखें। I myself am Christy P. Thangachan and I am the MP of Kerala. ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ അന്തസ്സാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മാനം ദ്രോഹിച്ചാൽ ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകണം. അതിന് പ്രതിപക്ഷം നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. तो ठीक है, मेहमान प्रश्न पूछ सकते हैं। आदरणीय सभापति जी एवं समस्त जनप्रतिनिधियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं मयंक आत्मज कामता प्रसाद निवासी लंदन यह पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार की शिक्षा नीति क्या है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दें। अध्यक्ष जी, हमारी शिक्षा नीति का पहला उद्देश्य है सब पढ़ें सब बढ़ें, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। उच्च शिक्षा के लिए भी संस्थान है। विद्यार्थी अगर कैरियर बनाने के लिए विदेश भी जाना चाहें तो वे विदेश भी जा सकते हैं। सभापति जी, इसके आगे मेरा एक प्रश्न और है। आप पूछ सकते हैं। मंत्री जी ने बड़ी सहजता से कह दिया कि जो कैरियर बनाना चाहे वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकता है। आखिर क्यों, मैं बताता हूँ। विदेश में प्रवेश पाने के लिए ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजों में कोई डोनेशन फीस नहीं देनी पड़ती है। विदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। छात्र विदेश में सस्ती कीमत पर चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की उपलब्धता भी इसका प्रमुख कारण है कि छात्र विदेश में चिकित्सा अध्ययन करना चाहते हैं। इन देश में रहने की लागत भी कम होती है। विदेश में MBBS की पढ़ाई करते समय आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण और कार्य प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए कई अवसर हैं। ये सब हमारे देश में क्यों नहीं? चिकित्सा ही नहीं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विदेशों में बहुत अवसर हैं। इंडियन गवर्नमेंट IIT तो कराती है, लेकिन विदेशी कंपनियां अच्छे खासे पैकेज में उन हुनर योग्य लोगों को अपनी कंपनियों में अपने देशों में कैरियर बनाने का अवसर प्रदान करती हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा भी होती है। आखिर सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट को अपनी एजुकेशन पॉलिसी में सुधार करना आवश्यक है। केवल पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था ही भावी नागरिक का कैरियर नहीं है। यानी इंडिया प्रोफेशनल लोगों के लिए सरकारी नीतियों के चलते सही देश नहीं है। प्रधानमंत्री जी, क्या ये आरोप सही है? यदि हाँ, तो आज़ादी के 75 वर्ष तक ऐसा क्यों? और यदि नहीं, तो देश की अस्मिता का सवाल है। जवाब दीजिए। सभापति जी, बात देश के विकास की और उन्नति की है। भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सभी को विदित है कि जब
15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमें हमारा भारत एक छिन्न भिन्न राष्ट्र के रूप में प्राप्त हुआ था। एक विशाल राष्ट्र का एकीकरण, उसकी आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, विदेश नीति, बढ़ती जनसंख्या, घटती प्राकृतिक संपदा, बेरोजगारी, गरीबी की मार, दुश्मन पड़ोसियों से रक्षा की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, आतंकवाद, अलगाववाद आदि की समस्या के साथ विकास की राह पर देश का आगे बढ़ना विकसित राष्ट्र के सामने विकराल समस्याएं होती हैं। इन सब के बाद भी देश के उत्थान के लिए हमारी सरकारें कटिबद्ध रही हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं मानता हूं कि पिछली सरकारों के समय ऐसे कई कारण रहे होंगे कि देश का विकास अति मंद गति से चला, परंतु वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात प्रांत में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात के मोंटेरा में स्थित है। एक ही बार में और सबसे कम लागत में मंगल पर पहुंचने वाला है यह देश। संसार की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बनाने वाला है यह देश। विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला है यह देश। वर्तमान में भारत में कुल 595 मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा देश के हर जिले में आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक नए मेडिकल कॉलेज व एम्स का निर्माण जारी है। अब हम वेपन्स खरीदते नहीं, बेचते हैं। विश्व में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे रेंज भारत में है। भारत देश की सड़क एशिया महाद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी सड़क परिवहन है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है भारत। विश्व में मोबाइल नेटवर्क में नंबर 1 है हमारा भारत। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादन होती है? सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ सर्वाधिक 1264 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ। इसके अलावा भारत विभिन्न क्षेत्रों में नंबर 1 है। सभापति जी, आज हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़ रहा है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के। अब ये देश अगर अपने मित्र साथियों पर सब कुछ बारना जानता है तो अपने शत्रुओं को घर में घुसकर मारना भी जानता है। सभापति जी, ये देश हमारा है और उन भारतीयों का भी है जो आजीविका के लिए प्रवासी हो गए। मेरा मानना है कि यदि हम केवल ये सोचें कि देश ने हमें क्या दिया है तो यह सोचना अधूरी सोच है, और हम यह भी सोचें कि हमने देश को क्या दिया है तो हमारी सोच पूरी हो जाएगी। मैंने राष्ट्र की अस्मिता को लेकर जो भी उचित लगा वह सही बात कह दी। श्रीमान जी, क्या आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी के तर्क उचित लगे या नहीं? आदरणीय सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मंत्री महोदय जी, मैं आप सभी का हार्दिक आभार मानता हूं। प्रधानमंत्री जी ने देश की वर्तमान स्थिति से हमें अवगत कराया। यह सब सुनकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा उठा है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं उस देश का वासी हूं जिस देश को सारा विश्व नमन करता है। अब आपसे इस वचन से विदा चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों पर ध्यान देंगे। सदन से बाहर निकलकर मंत्री जी सभी मेहमानों से आग्रह कर उन्हें सांस्कृतिक भवन में ले जाते हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अब आगे।
छोटी बात करे, हमरे जियरा पर चोट लगे, देखें जहां मुड़ के देखें, सबकी नीयत में खोट लगे। हमर देशवा की बुराई हमका बुरी लागे राम, हमर देशवा की बुराई हमका बुरी लागे राम, हमर देशवा की बुराई हमका बुरी लागे राम, हमका बुरी लागे राम, हमका बुरी लागे राम। गोरे चोर की सफाई हमका बुरी लागे राम, गोरे चोर की सफाई हमका बुरी लागे राम, हमका बुरी लागे राम, हमका बुरी लागे राम। हमरे देशवा की बुराई हमका बुरी लागे राम, हमरे देशवा की बुराई हमका बुरी लागे राम। इन्हें ना दे बेरोजगारी मार गई महंगाई, जिन्हें ना दे बेरोजगारी मार गई महंगाई। MBA की डिग्री लेके घूमे सब भाई, इबे काम की पढ़ाई हमका बुरी लागे राम, इबे काम की पढ़ाई हमका बुरी लागे राम, हमका बुरी लागे राम, हमका बुरी लागे राम। हमरे देशवा की बुराई हमका बुरी लागे राम, हमरे देशवा की बुराई हमका बुरी लागे राम, हमका बुरी लागे राम, हमका बुरी लागे राम। हमरे देशवा की बुराई हमका बुरी लागे राम, हमरे देशवा की बुराई हमका बुरी लागे राम। यहाँ मयंक और सर्वेश कामता प्रसाद जी की तलाश में निकल गए तो वहां मिस्टर टिंटी, लाल सिंह, हरिलाल भारत भ्रमण के दरमियान हरियाणा पहुंचते हैं, जहां कबड्डी का खेल सिखाया जा रहा है। एक कबड्डी खिलाड़ी रेड डालते हुए दिखाते हैं। अब आगे। सर जी आ गया हमारा हरियाणा। मिस्टर हरिलाल, ये लोग मिलके फाइट क्यों करता है? सर जी ये कबड्डी खेल है, हरियाणा का फेमस गेम। मेरे को ये खेल खेलना मांगता है। सर जी मैं जुगाड़ लगाता हूँ। वाओ, कबड्डी में भी जुगाड़? कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। अरे तुक्का मार कोई या कोई तीर मार, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। सर जी आप है कबड्डी कोच मिस्टर बलवान सिंह, ये आपको कबड्डी सिखाएंगे। हेलो मिस्टर टिंटी। हेलो मिस्टर बलवान, मेरे को भी कबड्डी खेलना मांगता है। तो ठीक है, पहले मेरे नाल रेड डाले की प्रैक्टिस करन होगी। ओके ओके, करेगा। तो बोलो होत कबड्डी तार तार। होत कबड्डी तार तार। कर गए बिहारी लाल। कर गया बिहारी लाल। जिनकी मूछे लाल लाल। जिनका मूछे रेड रेड।
तो चलो हो जाए कबड्डी। होट कबड्डी तार तार कर गए बिहारी लाल, जिनकी मूछें लाल 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 लाल। हूट कबड्डी तार तार कर गए बिहारी लाल, जिनकी मूछें लाल 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 लाल। मिस्टर टिंटी, क्या तुम रेडी हो? ओके कबड्डी मास्टर। हूट कबड्डी थार थार कर गया बिहारी लाल, जिनका मूछे रेड 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 रेड। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। छोड़ाओ सर जी को लंधन, हाड़ दे टोली, छोड़ दे मनोरंजन। ओह माय मॉम, मेरा तंगाड़ा छोड़ दिया। झूलन जागी हेमा मेरी बाग मेरी, झूलन जागी हेमा मेरी बाग मेरी। हिरी आया हिरी आया हिरी आया तीजा का त्योहार, झूलन जागी हेमा मेरी बाग मेरी, झूलन जागी हेमा मेरी बाग मेरी, झूलन जागी हेमा मेरी बाग मेरी। मेरा नौ डांडी का बाजना जी, मेरा नौ डांडी का बाजना, पिया पल में दे घड़वा, मैं मेरे जांगी गुरुग्राम में, पिया पल में दे घड़वा, मैं मेरे जांगी गुरुग्राम में। तेरा नौ डांडी का बाजना हो, तेरा नौ डांडी का बाजना, बिना कैश के जो घड़वा, ये फोन मेरे में घड़े दाम से। जीजा तू काड़ा जीजा तू काड़ा मैं गोरी घड़ी, जीजा तू काड़ा मैं गोरी घड़ी। फोटो खिंचवावे दोनों जड़े जी, फोटो खिंचवावे दोनों जड़े। जीजा तू काड़ा मैं गोरी घड़ी। तू छोड़ पुरानी बातन रे, तू छोड़ पुरानी बातन, डिजिटल हो जावा, ओ डिजिटल हो जावा दोनों जड़े। डिजिटल हो जावा सारे जड़े, डिजिटल हो जावा दोनों जड़े। मेरा दामन सीमा दे हो लड़की के बीरा, मेरा दामन सीमा दे हो लड़की के
दूसरी ओर मयंक, उसकी पत्नी एवं बच्चे सर्वेश के साथ लिली के घर, अपनी ससुराल यानी सेठ चमन लाल के घर बलदेवगढ़ पहुंचते हैं। अब आगे। माँ आ गई बेटी? हाँ माँ आ गई। नानी नानी देखो मैं भी आ गया। माँ जी प्रणाम। चल बेटा अंदर। कौन आया है भगवान? आपकी बेटी और उसका हस्बैंड। उन्हें अंदर क्यों नहीं लाई? डैडी चरण स्पर्श। चिरंजीवी भव। हेलो डैडी। खुश रहो बेटी। सर्वेश भाई कम इनसाइड। यस ब्रो। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, बैठो। नाना जी मैं आ गया। भगवान जलपान लाओ। और सुनाइए मयंक, आपकी प्रैक्टिस वगैरह सब ठीक चल रही है ना? जी डैडी। लीजिए। तुम तो इंडिया आना ही नहीं चाहते थे, फिर कैसे आना हुआ? डैडी दरअसल मेरे पिता का इमोशनल ड्रामा और मेरे फ्रेंड सर्विस की ज़बरदस्ती मुझे इंडिया ले आई, वरना मैं तो इंडिया आना ही नहीं चाहता था। अंकल दरअसल मेरे हाथ मयंक के बाबूजी का पत्र लगा, जिसमें मयंक के पिता के अस्वस्थ होने का समाचार लिखा था। तब मुझसे रहा नहीं गया और कम से कम एक बार भारत भ्रमण के इरादे से मैं मयंक व भाभी लिली को भारत ले आया। मयंक, जहाँ तक मुझे पता चला है कि तुम अपने पिता से 15 सालों से एक भी बार नहीं मिले हो। आखिर मेरे पिता ने मेरे लिए किया ही क्या है? आई हेट माई फादर। मयंक, काश तुम अगर मेरी बेटी के पति ना होते तो मैं तुम्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता। मुझे याद है वो दिन जब कामता भाई मेरी गोदाम में पल्लेदारी का काम करते थे। वो 2-2 दिन तक केवल इसलिए भूखे रहते थे कि तुम्हारे टिफ़िन का स्तर कम ना हो जाए। वो तपती दोपहरी में नंगे पैर चलता था कि तुम्हारे पैरों में जूते चप्पल मिल जाए। वो फटे पुराने कपड़े पहनता था कि तुम्हें सूट बूट में रख सके। और आज तू कहता है आई हेट माई फादर। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे लंदन भेजा? नहीं, मैंने नहीं भेजा। क्या आपने नहीं? तो फिर किसने? तो सुन, तेरे पिता ने अपना घर बार बेचकर मुझे 25 लाख रुपए दिए थे और मुझसे कहा था सेठ जी मयंक अभी नाराज है, ये पैसे ले लो और उसे लंदन भेज देना। तब मैंने तुझे लिली के साथ लंदन भेजा। बाबूजी मुझे क्षमा कर देना। मयंक जिनके लिए आंसू बहा रहा था, वह दीनबंधु वृद्धाश्रम में उसका पिता अपने जीवन की अंतिम श्वास गिन रहा था। सेठ चमनलाल ने जब उसे यह बात बताई तो वह सभी अपने पिता से मिलने के लिए दीनबंधु वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। यहाँ मयंक, लिली, सर्वेश, चमनलाल और लीला दीनबंधु वृद्धाश्रम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और मिस्टर टिंटे अपनी भारत यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के सागर नगर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सागर आया, लाल सिंह और हरिलाल बड़े प्रसन्न होते हैं और दोनों आपस में बातें प्रारंभ करते हैं। अब आगे। जा बुंदेली माटी महान कहा लो तो गान करो। जा बुंदेली माटी महान कहा लो तो गान करो। जा बुंदेली माटी महान कहा लो तो गान करो।
आज तो मजा ही आ गया। कितने सालों में घर लौटे हैं। अरे भैया आज तो मजा ही आ गया। काय भैया हरीलाल, जा बई बगिया आए जहाँ से अपन आम झुरते। हाँ रे भैया, जे तो बई लंबरदार को खेत आए जिनकी बगिया से हम आम झुरते। हाँ भैया, जा तो भाई घूमन की भटार आए जे में ओकी भूरी भैंसे चरती। आगे चल के हम लंबरदार को जो खेत खरीद ले हैं। ऐसा ही विचार हमाओ है। का विचार है? हम भी घूमन की भटार खरीद ले हैं। का करो भटार को? और तुम खेत को? हमें में हरी हरी फसलें हो गए हैं। फिर जब फसल पक जाए है तो उसे मंडी में बेच में, फिर बोरा भर भर के। अरे उठो उठो, नोट कछु ज्यादा ही हो गए। और खूब ही रुपया कमाऊ। और फिर का सेठ बन जाबू। हम भी घूमन की भटार ले हैं, भैंसे चरे हैं, उनको दूध बेचे और भैंसे खरीद ले हैं, उन्हें भी चरे हैं, दूध बेचे और रुपया कमे हैं। हम भी बड़े आदमी बन जे हैं। और फिर एक दिन हमारी दूध की दुकान अमूल डेयरी से भी बड़ी हो जे है। काय हरीलाल? कहो। देख यार भाई, तुम भैंसा चराओ चाहे पड़ा चराओ, मनो इतना याद रखियो कि तुम्हारे ढोर हमारे खेत में ना घुसे। अरे यार बताओ कैसे दोस्त हो, कहूँ 2-4 पड़ेरू खेत में घुस भी जाए तो कितने तुम्हारी फसल खा लें। सुनो, हमसे करते कर नहीं, तुम्हारे पड़ेरू खेत में ना घुसे आए वरना ठीक नहीं हो है। का ठीक नहीं हो है? ये बात पे तो तुम्हारे खेत में हमारी भैंसे घुसेड़ी जे हैं। कहूँ बेटा, हमारे खेत में तुम्हारी भैंसें आई तो हमने तुम्हारे और तुम्हारी भैंसों के गोड़े तोड़ दिए। भी तो घुसे, तुम्हारी दम हुई तो उनकी गोड़े तोड़ के दिखाओ। तो तुम मान होने? ये बात पे तो तनकाऊ नहीं। लगा थे तुम सुटाए बिना नहीं सुधर हो। हो मैन, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ता है? सर जी, आप बीच में नहीं आओ तो ठीक है, हमें जागी थुथरिया देखने हैं। ये थुथरिया मीन्स क्या होता है? भाई जो कुचरी जावत है। मिस्टर ग्रीन रेड, और तुम दोनों क्यों लड़ता है? तो इनने हमारे पड़ेरू के गोड़े काय तोड़े। हरीलाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पड़ेरू के गोड़े? सर जी, पड़ेरू के गोड़े मीन्स द लेग्स ऑफ बफेलोस चाइल्ड। मिस्टर छड्ढा, दिस इज रॉन्ग, तुमको ऐसा ना ही करना चाहिए। तो सर जी ये बताओ, इनके ढोरों ने हमारी फसल काय चरी? मिस्टर छड्ढा, व्हाट मीन्स ऑफ ढोर? ढोर मीन्स पड़ेरू, एनिमल। मिस्टर हरीलाल, दिस इज रॉन्ग। सर जी, तुम हम दोस्तों के बीच में नहीं बोलो, क्योंकि तुम ठहरे अंग्रेज, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। ओह नो। तो तुम मान होने। अरे हरीलाल काय लड़ रहे? और तुम लाल सिंह काय को लड़ रहे? ए हरीलाल के ढोर हमारे खेत में काय घुसे? अच्छा हरीलाल, तुम्हारे ढोर कहाँ है? और लाल सिंह तुम्हारे खेत का पता, वे तो है ही नहीं ना। ये तो वही बात हुई, झूठ ने पट्टा लट्ठम लट्ठा। तुम्हारों के ख्याली पुलाव पकावे की आदत आज लो नहीं गई। चलो बड़े दिन नत्य देख भी चला थे। रुको रुको रुको, मुझे भी चलना है। हाँ सर जी, चलो। अरे वृंदावन की गेल में भैया काहे की हलचल होए रे, राधा खेले नोरता भैया श्री कृष्ण खिला रहे गाए रे।
अरे ठुमक कन्हैया निंग चले भैया और धर गो कल की गेल रे। कौन गुजरिया की नजर परी सो भैया उनको डारे दूध रे। कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ मिस्टर टिंटी अपनी भारत भ्रमण यात्रा पूरी कर दिल्ली के होटल के लिए प्रस्थान करते हैं तो वहाँ मयंक, लिली, सर्वेश, चमनलाल और वहीं आश्रम में कामता प्रसाद जी जा रहे अपने बेटे की याद में जीवन की अंतिम श्वासें ले रहे हैं, जिनके पास चंपक चाचा की बेटी शीला, रेवती बुआ और वृद्धाश्रम के संरक्षक व आश्रम के वृद्धजन कामता प्रसाद जी के पास बैठे हैं। शीला कामता जी को पानी पिलाने की कोशिश कर रही है। अब आगे। भाई कामता प्रसाद, कम से कम एक घूंट पानी पी ले। ना जाने क्यों मेरा मन कहता है कि मयंक अवश्य आएगा। एक पिता की दुखी हृदय की आवाज़ उसकी आत्मा को झकझोरेगी और उसका मन अपने पिता को मिलने मचल उठेगा। ईश्वर ऐसा विधान रचेगा कि मयंक को आना ही होगा। बहन गीता, आखिर मैंने अपने बेटे के लिए किया ही क्या है? बस अपना पेट काट काट कर उसे पेट भर खिलाया है। और किया ही क्या है? अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंटकर उसकी झोली में दुनिया की सारी डालने की कोशिश ही की है। और किया ही क्या है? अपने आज को अगर मैंने उसके कल के लिए बर्बाद कर दिया है, इससे अधिक किया ही क्या है? एक बिन माँ के बेटे को माता पिता दोनों बनकर पाला है और मैंने उसके लिए किया ही क्या है?
अपना घर भर सब कुछ बेचकर उसे विदेश भेजा और सारी उम्र इस वृद्धाश्रम में गंवा दी। इससे ज़्यादा मैंने उसके लिए किया ही क्या है। बेटी सीमा, मैं तेरा दोषी हूँ। मैं बचपन का वादा नहीं निभा पाया, लेकिन तूने तो मेरी बेटी से बढ़कर मेरी सेवा की है। बेटी शीला, मुझे क्षमा कर देना। मेरी परवरिश में ही कहीं कोई कमी रह गई, शायद इसलिए तो मेरे बेटे ने मेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं किया। देखो बेटी सीमा, लगता है कोई मुझे पुकार रहा है। आ बेटा आ, अब देख ले अपने अभागी पिता का चेहरा। अब ये देह मात्र शेष है। उड़ गया वो प्राण पखेरू जो तेरे मिलन का प्यासा था। बाबूजी, नहीं बाबूजी, एक बार तो देख ले सौभाग्य को। इस अनाथ का अब कोई सहारा नहीं। आज तू मुझे मार, मुझे डांट और तब तक डांट जब तक तेरा मन शांत ना हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे जैसा नालायक बेटा भगवान दुश्मन को भी ना दे। बाबूजी, बस एक बार तो आँख खोलो। मैं वचन देता हूँ कि अब कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। चंपक चाचा, एक बार बस मेरे बाबूजी को कहो कि आँख खोल लें। मैं वचन देता हूँ कि अब इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं नादान था, जिनके पैरों में स्वर्ग था उनके सिर पर चढ़कर कैरियर का स्वर्ग तलाशने चला था। रेवती बुआ, मेरे पिता सबसे अधिक आपको मानते थे। कहो ना उठ जाएं। बुआ कहो ना, बुआ कहो ना मेरे पिता उठ जाएं। बुआ कहो ना, एक बार बस मेरा चेहरा देख लें। कहो ना बुआ, कहो ना, कहो ना बुआ, कहो कहो। यह मृत्यु लोक है और मृत्यु ही जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा सत्य है। मरण के बाद जन्म चक्र पुनः प्रारंभ होता है। जब जीव इस संसार में आता है तो उसे लाने का निमित्त उसके माता पिता को मिलता है। बेटा हो या बेटी, जन्म के उपरांत माता पिता अपना सारा जीवन उसी के उत्थान में लगा देते हैं। वे अपने सारे ऐशो आराम सब कुछ भुलाकर उस पुत्र अथवा पुत्री की समृद्धि, प्रगति और विकास में समर्पित कर देते हैं। ऐसे माता पिता उस पुत्र अथवा पुत्री रूपी जीवात्मा के लिए धरती के ईश्वर हैं। इसलिए हम सब कुछ भूलें पर उनके उपकार को ना भूलें, क्योंकि माता पिता ही ईश्वर हैं और पुत्र पुत्री के सिर पर माता पिता की छाया हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी भावना है। खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है
झुमरी तेरी ते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई। बिरहा के क्षण बीते हाय बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान।